नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं गैस पेपर और इसके साथ में ही गैस पेपर के सॉल्यूशन की अपन बात करने वाले हैं। और सब्जेक्ट रहने वाली है एग्रोन 112। कौन सी रहने वाली है? सब्जेक्ट रहने वाली है एग्रोन 112 रहने वाली है। और इसके अपन गैस पेपर की बात करने वाले हैं। इसकी बात करने वाले हैं साथियों, गैस पेपर की बात करने वाले हैं। और आप सभी की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर गैस पेपर के साथ साथ में इसका सॉल्यूशन भी दो, इसका सॉल्यूशन भी दो, क्योंकि बहुत सारे साथियों को इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। फिर ऐसे गैस पेपर का क्या काम कि जो गैस पेपर अपने को मिल जाए और उसका सॉल्यूशन, इफेक्टिव सॉल्यूशन अपने को ना मिल सके। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है? एक इफेक्टिव सॉल्यूशन मिलने वाला है। और इस सॉल्यूशन की अपन क्या करने वाले हैं साथियों? बात करने वाले हैं। और एग्रोन 211 है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? एग्रोन 211 खरीफ क्रॉप्स के अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके पहले, इसके बाद में क्या आएगी? न्यू टाइप। इसके जस्ट बाद में आपको क्या मिल जाएगी? न्यू टाइप का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। न्यू टाइप का सॉल्यूशन मिल जाएगा। न्यू टाइप की जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, वो आपको ऐप पर मिलने वाली है। और इसके साथ में ही इसकी जो क्लास है न्यू टाइप सॉल्यूशन की, वो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी। इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये एग्रोनॉमी का गैस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में रहेगा। न्यू टाइप की अलग से वीडियो आएगी। इसके पहले आप अपनी जो क्रॉप्स आती है, जैसे मूंगफली की क्रॉप आ गई, इसके साथ में सोयाबीन की आ गई, इसके अलावा मक्के की आ गई। अब आप इन क्रॉप्स को किस प्रकार से लिखो, मतलब लिखने का सही तरीका, क्रॉप्स को लिखने का सही तरीका। और लिखने का सही तरीका ही नहीं, उसका पूरा फॉर्मेट भी आपको मिलेगा। उसका फॉर्मेट भी आपको मिलेगा। और उस फॉर्मेट को देखकर आप क्या कर सकते हो? आप नोट डाउन कर सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, कि लिखने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि आपको तो डाटा याद करना है, बाकी लिखवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो वो आपको कहां पर मिलेगी? वो आपको मिलेगी अपनी जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की अलग से सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की एक बनी हुई है प्लेलिस्ट, यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना आराम से। और वहां पर आपको मिल जाएगा, इसका फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में न्यू टाइप मिल जाएगी, गैस पेपर मिल गया, गैस पेपर का सॉल्यूशन मिल गया। फिर आपको एक्स्ट्रा चाहिए क्या? और इनकी न्यू टाइप की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, गैस पेपर और इसका सॉल्यूशन भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, वो भी आपको अपने एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। और सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है। अभी अपनी सब्जेक्ट कौन सी स्टार्ट हुई है? एग्रोन 211। इसके बाद भी जितनी भी सब्जेक्ट्स है ना, उन सभी सब्जेक्ट्स का आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई नई ऐड हुई है, तो साथियों आप मेरे को बता देना, उसका भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं गैस पेपर की ओर। और गैस पेपर में जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, वे डायरेक्ट आपके ऐसे के ऐसे छपने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बड़ा क्वेश्चन है और उसमें से आपको छोटा पूछ लिया जाए, या छोटा क्वेश्चन अपन यहाँ लिखवा रखे उससे बड़ा पूछ लिया जाए। यही चेंजेस होने वाला है, बाकी पेपर में आपको यही पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले, और जो गैस पेपर अपन लेंगे ना, उसके लगभग अपन 5 प्रकार रखेंगे। मतलब 5 प्रकार के गैस क्वेश्चन रखेंगे, गैस पेपर के क्वेश्चन रखेंगे, जिसमें एक तो डिफाइन करने वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले वो गैस क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद में दूसरा आपका रहेगा अंतर वाला, तीसरा आपका रहेगा टिप्पणी का, फिर लॉन्ग टाइप फर्स्ट और लॉन्ग टाइप सेकंड। लॉन्ग टाइप फर्स्ट का मतलब है कि 2 पेज में, लगभग 2 पेज में कवर कर दो। और लॉन्ग टाइप सेकंड का मतलब है कि 3 पेज में कवर कर दो, 3 से 3.5 पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के 5 टाइप के क्वेश्चन अपन गैस पेपर में लेकर आए हैं। और इनका सॉल्यूशन भी साथ साथ में लेकर आए हैं। सॉल्यूशन अपने एग्रोनॉमी का कम रहेगा, क्योंकि क्रॉप्स का ओनली डाटा याद करना है और फॉर्मेट मैंने लिखवा दिया था। अदर क्वेश्चन आते हैं, उनके अपन गैस की बात करेंगे कि कौन कौन से
से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा, डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन कहां कहां से पूछी जा सकती है। एक पहली आती है, सोरगम सिकनेस और सोरगम इफेक्ट को डिफाइन करने को आपसे पूछेगा। सॉल्यूशन के आगे बात करेंगे, पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। सोरगम सिकनेस और सोरगम इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेल सीड मेथड कौन सा आता है? स्टेल सीड बेड भी आप इसको बोल सकते हो। ये क्या है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आता है INM और इसके साथ में NUE, मतलब इसे अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। इसके बाद में आता है शेड्यूलिंग, सेलिंग परसेंटेज, वो अलग है, शेड्यूलिंग इरिगेशन, सेलिंग परसेंटेज या सेलिंग प्रतिशत आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है बैंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मतलब फर्टिलाइजर देने का जो बैंड मेथड होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है पडलिंग और पेडीवीटर, क्या आता है? पडलिंग और पेडीवीटर आता है। इसके बाद में आता है क्रॉप जियोमेट्री, क्या आता है साथियों? क्रॉप जियोमेट्री या फसल ज्यामिति, ये हिंदी में आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर ओनली इंग्लिश में बता रहे हैं, फिर वहां पर आपको हिंदी में मिलेगा सॉल्यूशन में। इसके बाद में आता है रेट्यून क्रॉपिंग, कौन सी आती है? रेट्यून क्रॉपिंग आती है। फिर अपने आता है वीडीसाइड एंड पेस्टिसाइड, क्या आता है? वीडीसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये आपसे डिफाइन करने का क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है अंतर का, कि डिफरेंस क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है पहले पल्सेस, लेग्यूम और सीरियल्स और मिलेट्स में अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीडाइज्ड जोन और रेड्यूस्ड जोन में। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सीड और ग्रेन में। इसके बाद में पूछा जा सकता है अपलैंड और लोलैंड राइस में। फिर आता है अपने शॉर्ट नोट्स, जो कि क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट्स आप लिखिए। तो शॉर्ट नोट्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें है रीजंस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में जो आपकी दालें हैं, जो राजस्थान में दालें हैं उनकी कम उत्पादकता का रीजन क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि रीजंस लो प्रोडक्टिविटी ऑफ बाजरा वेस्ट राजस्थान, मतलब जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर कम उत्पादकता का क्या कारण है, बाजरा की कम उत्पादकता होती है। फिर आपसे है कि रीजंस ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ बाजरा राजस्थान, मतलब राजस्थान में हाई प्रोडक्टिविटी या उच्च उत्पादन के क्या कारण है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है रोल ऑफ सल्फर इन ऑयल सीड क्रॉप, मतलब जो तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं उनमें सल्फर का योगदान किसका आ जाएगा? सल्फर का योगदान आ जाएगा। इसके साथ में ही लॉन्ग टाइप फर्स्ट आता है। लॉन्ग टाइप फर्स्ट में सबसे पहले आ जाएगा कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जिप्सम इन ग्राउंडनट क्रॉप, मतलब जो मूंगफली की फसल है उसमें आपको इंपॉर्टेंस बताना है। किसका इंपॉर्टेंस बताओगे? जिप्सम का। किसका बताओगे साथियों? जिप्सम का इंपॉर्टेंस बताना है। फिर आता है आपको कि नेक्स्ट अपने है राइट अबाउट NUE, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी या न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, वो दोनों एक ही चीज है, लगभग वहां पर नाइट्रोजन जोड़ दिया, वहां पर सभी न्यूट्रिएंट की बात कर ली न्यूट्रिएंट की जगह, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसके बारे में लिखिए। इसके बाद में आता है SSNM और DSR, मतलब साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, और इसके साथ में ही डायरेक्ट सीड रेट जो मेथड होता है वो वाला आ जाएगा। इसके बाद में आता है कमेंट ऑन फॉलोइंग, मतलब आपको क्या करना है? निम्नलिखित पर टिप्पणी देनी है। तो सबसे पहले आती है, सबसे पहला है, मतलब क्वेश्चन एक ही है उसका, इस पर टिप्पणी बताओ, इस पर टिप्पणी बताओ, इस पर टिप्पणी बताओ। तो इसमें है लो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी राइस में क्यों होती है, और इसके साथ में वेराइटीज ऑफ पिजन, मतलब पिजन की आपको किस्में बतानी है। इसके साथ में ही आपको बताना है जो रेनफेड, मतलब बारानी मोटवीन है, बारानी मोट है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये तो आपके फसल दे रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हो। इसके बाद में अपने आती है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले बात करें डिस्क्राइब द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको क्या करना है, ये कहीं ना कहीं इनको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में बताना है, जिसमें सबसे पहले आता है हाइब्रिड राइस,
बीटी कॉटन और जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में आता है वीड मैनेजमेंट इन राइस, देसी एंड अमेरिकन कॉटन। देसी एंड अमेरिकन कॉटन में दोनों में आपको बताना है। इसके बाद में रेटिंग और जो एक्सट्रैक्शन है मतलब निष्कर्षण है, निष्कर्षण का मतलब क्या होता है, जो अपन जूट में से रेशा निकालते हैं ना उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब इसके बाद में अपने आता है डिस्क्राइब दीज क्रॉप्स, मतलब ये क्रॉप्स आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है, जिसमें मूंग की फसल आ जाएगी, मक्का की आ जाएगी, बाजरा की, क्लस्टर बीन या सोयाबीन आ जाएगी, इसके साथ में ही मूंगफली की आ जाएगी, फिर अपने आती है कॉटन, राइस और पिजन पी या अरहर। इसकी आपको क्या रखनी है, इन सभी के डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि ये फसलें क्या है, इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी फसलें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फसलें हैं, इनका आपको वर्णन पूछा जा सकता है। ठीक है, इनमें से अथवा में आ जाएगी 2-3 और 2-3 वैसे आ जाएगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज आती है बेटा सोरगम सिकनेस। क्या आती है, सोरगम सिकनेस आती है। कि सर सोरगम सिकनेस क्या होती है, सोरगम सिकनेस को ध्यान से समझ लेना। जैसे अपनी ये खेत है, इस खेत में अपन ने एक फसल बोती, ठीक है, किसकी बोती बेटा, जवार की बोती। अब फिर इसी खेत में अपन बोएंगे बेटा गेहूं। क्या बो देंगे, जैसे गेहूं आपने बो दिया, क्या बो दिया, गेहूं बो दिया। तो इसमें एक चीज रहती है, वो क्या रहती है समझना ध्यान से, कि जवार है, ठीक है, पहले अभी अपन ने क्या बो रखा है, जवार बो रखा है। जवार एक्सहॉस्टिव क्रॉप होती है, एक तो याद रखना कि जवार क्या है, एक्सहॉस्टिव फसल है, जो कि पोषक तत्व अधिक ग्रहण करती है, पोषक तत्व अधिक ग्रहण करती है, अधिक ग्रहण करती है। तो भाई साहब ये नाइट्रोजन को क्या करेगी, अत्यधिक ग्रहण कर लेगी। जब अपन जवार की फसल बोएंगे ना, तो बेटा ये क्या कर लेती है, नाइट्रोजन को अत्यधिक ग्रहण कर लेती है, अत्यधिक मात्रा में ग्रहण कर लेगी। अब जिस खेत में आप बो रहे थे, क्या बो रहे थे, जवार आपने बोई थी, उसमें क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। और ये नाइट्रोजन देने के लिए, मतलब अब नाइट्रोजन की कमी होगी, मतलब आपने जवार का तो प्रोडक्शन ले लिया, अब नेक्स्ट क्रॉप भी तो उस खेत में उगाओगे कि सर बिल्कुल उगाएंगे। अब उसमें भाई साहब नाइट्रोजन बिल्कुल कम है, तो क्या वो गेहूं को कुछ तो नाइट्रोजन चाहिए कि सर बिल्कुल चाहिए। तो बेटा उसमें क्या देते हैं, 20% अधिक नाइट्रोजन देते हैं। क्या देते हैं, 20% अधिक नाइट्रोजन देते हैं। और इस प्रभाव को कहते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, सोरगम सिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोरगम सिकनेस कहते हैं। मतलब सोरगम जवार क्या है, एक एक्सहॉस्टिव क्रॉप है, जो कि अत्यधिक पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है, और अत्यधिक पोषक तत्व ग्रहण करने के कारण मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, मतलब नाइट्रोजन की बिल्कुल भी कमी हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट क्रॉप आएगी, उसके लिए पोषक तत्व नाइट्रोजन रहेगा नहीं, तो उसको 20% अधिक देते हैं। फिक्स याद रखना, 20% अधिक देते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको अपन सोरगम सिकनेस कहते हैं, लिख लेना। और देख लो इसमें, सोरगम जवार की फसल में लगातार उगाने से मिट्टी में विषाक्त रसायन क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जो कि अगली फसल की जड़ों की वृद्धि और पोषण अवशोषण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसे फसल चक्रीकरण और कार्बनिक पदार्थों के उपयोग से नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर विषाक्त रसायन की दृष्टि से आपको समझना है कि ये तो जमा होंगे ही होंगे, ठीक है, ये तो अलग की बात है। पर यहाँ पर लिखना कि पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पोषक तत्व नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो एक्सहॉस्टिव क्रॉप है, लिख लेना साथ के साथ में इस पीडीएफ में, ठीक है। और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं 20%, तो उसको क्या कहते हैं, सोरगम सिकनेस कहते हैं। फिर आता है अपने क्या, सोरगम सिक इफेक्ट। क्या आता है बेटा, सोरगम इफेक्ट आता है, ध्यान से समझ लेना। सोरगम इफेक्ट क्या है, ये अपने जवार का पौधा है, ठीक है, और यहाँ पर पुष्प आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, पुष्प आ रहे हैं, मतलब ये पुष्प अवस्था है। क्या है बेटा, पुष्प अवस्था है। अब इस पुष्प अवस्था में यहाँ पर क्या बनेगा, धुरीन बनेगा, HCN बनेगा। क्या बनेगा, धुरीन बनेगा। और ये धुरीन इधर से होता हुआ, जड़ से होता हुआ ये कहां पर आ जाता है, पत्तियों में आ जाता है। कहां पर आ जाता है, पत्तियों में आ जाता है। और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और कलेक्ट होने के बाद में अपन अगर इस अवस्था में पशुओं को खिला लेते हैं, और अगर ये पत्तियों में 0
0.5% से अधिक होता है तो भाई साहब पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि कच्ची अवस्था में जवार को नहीं खिलाना चाहिए पशुओं को, क्योंकि भाई साहब जो धुरीन है, SCN है, वो क्या हो जाता है, पत्तियों में एकत्रित हो जाता है जड़ों से जाकर। अब आपसे पूछा जाए कि SCN का या धुरीन का निर्माण कहाँ पर होता है, निर्माण जड़ों में होता है और वो कलेक्ट कहाँ होता है, पत्तियों में होता है और पुष्पों में वहां पर ऊपर की ओर होगा और वहां से अब अपन अगर पशु को खिला देंगे तो पशु को खिलाने पर क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी अगर 0.5% से अधिक रहा तो। इसको कहते हैं सोरगम इफेक्ट। जवार पौधों से निकलने वाले रसायन मिट्टी में और पौधों की वृद्धि को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और इसको क्या कहते हैं, एलिलोपैथिक कहते हैं। और इसके साथ में ही खरपतवार नियंत्रण में भी क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है। इसमें मैं आपको ऐड करके बता दूंगा, जो PDF है आपको ऐड करके मिल जाएगी। जो चीजें मैंने बताई कि इसमें क्या होता है, जो जड़ें हैं, जड़ों के द्वारा ये जो है जड़ों के द्वारा क्या निकलता है, देखिए धुरीन नामक तत्व निकलता है और वो हानिकारक होता है। वो पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। पत्तियों में एकत्रित होने के बाद में वहां पर क्या होता है, वहां पर एकत्रित होने के बाद में अपन पशुओं को खिलाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बेटा। ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाता है, सोरगम इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद में अपने आता है स्टेल सीड बेड। क्या आता है, स्टेल सीड बेड आता है। अब स्टेल सीड बेड क्या होता है देखना। स्टेल सीड बेड मुख्यतः खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं। किसमें करते हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं। और ये करते हैं मुख्यतः किसमें, ये धान में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा, धान में करते हैं। धान में इसको क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। खेत को बुआई से पहले तैयार करके क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और जिससे खरपतवार अंकुरित होते हैं और उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। और इस तकनीक को क्या कहते हैं, खरपतवार नियंत्रण कहते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, जैसे कि एक खेत है, ये अपना क्या है, खेत है। इस खेत में क्या कर देंगे, पहले हल्की सिंचाई कर देंगे। अब भाई साहब हल्की सिंचाई कर दी, मतलब ऐसे समझ लो कि चूहे हैं और चूहों के लिए अपन क्या कर देते हैं, दाना रख देते हैं। फिर वो अपने बिल से बाहर निकल कर आते हैं और उनको भाग के क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो बेटा ये भी वही तरीका है कि इसमें क्या करते थे, पहले तो सिंचाई दे देते हैं, मतलब उसको अनुकूल परिस्थिति दे दी और भाई साहब उसको बाद में क्या कर रहे हो, आप नष्ट कर रहे हो। तो यही होता है स्टेल सीड बेड। इसमें क्या करते हैं, नष्ट करते हैं अपन खरपतवारों को। इसके बाद में अपने आता है साथियों नेक्स्ट होता है INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। अब भाई साहब इसमें जो रासायनिक मेथड है, इसमें आपके कल्चरल मेथड है, इसमें आपके जैविक मेथड है, जैव उर्वरक है, इन सभी का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, संतुलित प्रयोग करते हैं ताकि मृदा के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े और पर्यावरण के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। और इसको अपन क्या कहते हैं, इस मेथड को ही न्यूट्रिएंट देने की एक टेक्निक है, पर सभी सोर्सेज को सम्मिलित रूप से यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। क्या आता है बेटा, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी आता है। अब देखना न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या होती है। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई साहब आपका ये प्लांट है, ठीक है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन का यूज कर रहा है, उसके बदले वो आर्थिक उपज कितनी दे रहा है, उसके बदले वो आर्थिक उपज कितनी दे रहा है। अब 50 किलोग्राम ऐसे मत बोल देना कि सर 50 किलोग्राम यूज करता है, क्या नहीं करता, पर बेटा एग्जांपल से समझो वो आर्थिक उपज कितनी देता है, उसका जो रेशियो है ना, उसको अपन न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं। इसके साथ में अगर ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो यही है अपने देखिएगा, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी पौधों को पोषण, अवशोषण और उपयोग क्षमता को दर्शाती है और यह पोषण, दक्षता और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होती है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। तो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी के मतलब समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है सेलिंग परसेंटेज। क्या आता है बेटा, सेलिंग परसेंटेज। यह सेलिंग परसेंटेज एक प्रकार का अनुपात है जो कि अनाज और कुल फसल के वजन के बीच में होता है। यह फसल की गुणवत्ता और उपज का माप है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, दाना और चारा, इसका जो अनुपात होता है ना बेटा, इसका अनुपात होता है ना, उसको क्या कहते हैं, सेलिंग परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग परसेंटेज या सेलिंग प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलिंग प्रतिशत कहा जाता है। इसके बाद में अपने आता है साथियों बैंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। क्या आता है, बैंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। इस विधि में उर्वरकों को बीज के पास में पट्टी के रूप में डाला जाता है। किस रूप में डाला जाता है, पट्टी के रूप में डाला जाता है, जिससे पौधों को पोषण कुशलता से
या अच्छे से मिल जाता है, उर्वरक की बर्बादी कम होती है। इसको अपन कहते हैं बैंड मेथड कहते हैं, बैंड मेथड कहते हैं। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का मतलब फर्टिलाइजर ही अपन देते हैं, और ये किस रूप में देते हैं, एक पट्टी के रूप में देते हैं, ताकि जैसे ही पौधा उगेगा, मतलब जैसे ये बीज है और ये उर्वरक है, जैसे ही पौधा उगेगा तो उसको कुशलता से मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। इसको बोलते हैं बैंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फिर आता है वैसा पडलिंग। क्या आता है? पडलिंग। क्या आता है? पडलिंग। अब पडलर की सहायता से होती है ये जो पडलिंग की क्रिया है ना, वो कहीं ना कहीं पडलर की सहायता से होती है। देखना, धान की खेती में पडलिंग मिट्टी को गीला और नरम बनाकर किया जाता है, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ती है, और इसके साथ में ही क्या होता है, इसके साथ में ही आपके जो है खरपतवार नियंत्रण होती है। बेटा इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे अपना खेत है, खेत में अपन ने पानी वानी भर दिया, उसको गीला कर दिया, गीला करने के बाद में पडलर की सहायता से उस मृदा को लेह युक्त बनाया जाएगा। लेह युक्त बनाया जाएगा मतलब उससे जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। एक तो क्या बढ़ जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या WHC क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा इससे फायदा होता है कि वीड मैनेजमेंट हो जाता है, मतलब वीड मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब खरपतवार का क्या हो जाएगा बेटा, प्रबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबंधन हो जाएगा। तो ये अपने क्या है, पडलिंग है। इसके बाद में आता है पैडी वीडर। क्या आता है? पैडी वीडर। अब पैडी वीडर क्या होता है? पैडी वीडर एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार का उपकरण है, जो कि धान के खेत में यूज में लेते हैं। धान के खेत में, पैडी के खेत में यूज में लेते हैं। यह उपकरण मुख्यतः खरपतवारों को नष्ट करने में लिया जाता है, या उनको हटाने के लिए क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। इसका एक फायदा है कि एक तो समय बचता है और एक धन बच जाता है। मतलब धन अपन जो भी लेबर वगैरह को देते हैं ना, वो अपने बच जाता है, और इसके साथ में ही श्रम बच जाता है, और इसके साथ में ही उत्पादन बढ़ाने में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये फायदा करता है। तो पैडी वीडर क्या करता है? पैडी वीडर एक प्रकार का यंत्र है, उपकरण है, जो कि क्या करता है, खरपतवारों को हटाने का कार्य करता है। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो समय और इसके साथ में श्रम बचता है, इसके साथ साथ में उत्पादन भी बढ़ता है। तो ये अपने नेक्स्ट डेफिनेशन होगी। इसके बाद में आता है क्रॉप जियोमेट्री। क्या आती है बेटा? क्रॉप जियोमेट्री। क्रॉप जियोमेट्री का मतलब होता है आप स्पेसिंग यूज में लेते हो, दो प्लांट के बीच में एक स्पेसिफिक दूरी होती है, दो लाइनों के बीच में एक स्पेसिफिक दूरी होती है। क्या होती है? एक स्पेसिफिक दूरी होती है। अगर अपन उसको ओवरऑल देखें ना, तो बेटा वो क्रॉप जियोमेट्री या फसल का क्या है, एक प्रकार का व्यास है। ठीक है। और देखो डेफिनेशन के रूप में देखें तो फसल को उगाने में पौधों की उचित दूरी, पंक्तियों की व्यवस्था, पंक्तियों की और पौधों की उचित दूरी को क्या कहते हैं, फसल की ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल की ज्यामिति या क्रॉप जियोमेट्री कहते हैं। जिससे अपन ये क्यों रखते हैं, क्रॉप जियोमेट्री पर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, देखना कि अपन एक फिक्स स्पेसिंग रख रहे हैं, ताकि इसमें जो फैलने की दूरी इनको मिले, ऊपर से आने वाला प्रकाश इनको मिले। ठीक है। इस प्रकार से जो प्लांट्स हैं उनकी डिफरेंट जो दूरी है वो क्या रहे, एक सही रहे, और इसके साथ में इनको क्या मिल सके, ताकि एक अच्छा प्रकाश वगैरह मिल सके। तो ये अपने कहीं ना कहीं क्या होता है, क्रॉप जियोमेट्री होता है, जिससे पोषक तत्व, जल, प्रकाश आदि क्या मिल जाता है, एक समान मात्रा में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? समान मात्रा में मिल जाता है, इक्वलिटी के रूप में मिल जाता है, इक्वल मात्रा में। ठीक है। इसके साथ में ही अपने सेकंड आता है वीडीसाइड। क्या आता है? सेकंड आता है वीडीसाइड। वीडीसाइड में कहीं ना कहीं क्या होता है, वीडीसाइड में खरपतवारों को क्या किया जाता है बेटा, नष्ट किया जाता है। खरपतवारों को क्या किया जाता है, खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। इसको अपन हर्बिसाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हर्बिसाइड भी बोल सकते हैं, वीडीसाइड भी। मतलब खरपतवार को नष्ट करने वाला क्या है बेटा, खरपतवार को नष्ट करने वाला है वीडीसाइड, और उसी को अपन क्या कहते हैं, हर्बिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बिसाइड कहते हैं। ठीक है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यूज लिया जाने वाला रसायन क्या कहलाता है बेटा, वो अपने हर्बिसाइड कहलाता है या खरपतवारनाशी कहलाता है। ठीक है। इसके साथ में ये फसलों की वृद्धि में बाधा डालने वाले खरपतवार को प्रभावी ढंग से क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसको वीडीसाइड कहते हैं। एक आता है पेस्टिसाइड। क्या आता है? पेस्टिसाइड है। अब बेटा आप इसको बोलोगे कि कीटों का नियंत्रण करने वाले को क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं। ये ओवरऑल अपन कह सकते हैं। ठीक है। पर बेटा उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड कहते हैं।
क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड कहते हैं। पेस्ट तो एक ग्रुप है, एक प्रकार का क्या है, ग्रुप है, और उसमें इंसेक्टिसाइड भी आते हैं। पेस्टिसाइड एक प्रकार का ग्रुप है जिसमें इंसेक्टिसाइड भी आते हैं, हर्बिसाइड भी आते हैं, मतलब वो सारी चीजें आ जाएगी जो कि क्या करती है, जो अपने फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी इनपुट्स है, जो भी ऐसे मान लो जो भी कारक है, उनको नष्ट करने का कार्य करती है। मतलब पेस्ट और इंसेक्ट में फर्क होता है। पेस्ट तो क्या हो सकता है, पेस्ट तो लाभदायक भी होता है, सॉरी पेस्ट तो हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है। इंसेक्ट लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकता है। जैसे मधुमक्खी लाभदायक ही है, लाभदायक है, हानिकारक थोड़ा ना है कि सर नहीं है, उसको इंसेक्ट में ही रखते हैं कि सर बिल्कुल रखते हैं। तो देखिएगा इसमें पेस्टिसाइड में क्या आता है, इसमें तो अपने दे रखा है, पर पेस्टिसाइड मुख्यतः जो अपने फसलें हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक है उनको नष्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। और अगर अपन इंसेक्टिसाइड की बात करें तब कीटों को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। ये कीटों को मारने और उनको नुकसान को रोकने में क्या करता है, नुकसान को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। इसके साथ में ही अब आते हैं अपने अंतर वाले क्वेश्चन। कौन से आते हैं बेटा, अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है पल्सेस और इसके साथ में लेग्यूम्स में अंतर। किस में आ जाएगा, पल्सेस और लेग्यूम्स में अंतर। शानदार, एक माइंड में अगर एक छवि बैठानी है तो बेटा बैठा लेना। क्या होता है पल्सेस, पल्सेस होता है जो आप खाते हो ना, जो आप खाते हो, मतलब दाल खाते हो कि सर बिल्कुल खाते हैं, दैट इज पल्स। इसके साथ में लेग्यूम्स आती है। लेग्यूम्स में रिंजका खाते हो क्या, कि सर नहीं खाते, रिंजका नहीं खाते, खाते तो है पर पशु खाते हैं, तो बेटा वो क्या हो जाता है, वो लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स में सारी लेग्यूमिनेशियस क्रॉप्स होती है, वो चाहे आपके रिंजका हो, चाहे वो आपके बरसीम हो, मतलब जो भी है वो सारी क्रॉप्स आएगी लेग्यूम्स में। और इसमें ओनली क्या आती है, ओनली दालें आती है। ओनली क्या आती है बेटा, दालें आती है, जैसे कि चना हो गया, मसूर हो गई, मूंग हो गया, इसके साथ में अरहर हो गया। इसमें सोयाबीन, लोबिया, चना, मूंग, रिंज का भी ऐड कर लेना, रिंज का भी आ जाता है। ठीक है, इसके साथ में ही ये मुख्यतः मानव आहार में उपयोगी किए जाते हैं। और सभी दालें क्या होती है बेटा, सभी दालें लेग्यूम्स होती है, पर सभी पल्स अपन बात करें, इसको समझना ध्यान से, इधर तो लिखना कि सभी पल्स लेग्यूम्स है, पर सभी लेग्यूम्स क्या नहीं है, पल्स नहीं है। मतलब सभी लेग्यूम्स, रेंज का क्या पल्स है क्या, कि सर नहीं है। तो सभी लेग्यूम्स पल्स नहीं है, पर सभी पल्स लेग्यूम्स है। एक ये अंतर बना लेना। ठीक है, इसको मानव आहार में यूज में लिया जाता है, सभी को यूज नहीं लेते हैं, सभी को यूज नहीं लेते हैं, कुछ को लेते हैं, दाल वाले को लेते हैं ओनली। ये खाद्य बीज होते हैं और विशेष रूप से प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का अच्छा एक स्रोत है। इसके साथ में ही पौधों का एक वर्ग है जिसमें फलियां और दालें आती है। फलियां मतलब जो भी अपन बात करें लेग्यूमिनेशियस क्रॉप्स बोलते हैं, जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वो आ जाता है। तो दोनों में अंतर समझ गए क्या, दाल और लेग्यूम। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है ऑक्सीडाइज्ड जोन और रेड्यूस्ड जोन। धान में होता है ये मुख्यतः। किसमें होता है, वैसे होता तो मृदा में है, पर ये धान के लिए अपन मेनली देखते हैं, और उसी के कारण ये क्वेश्चन आपकी जो एग्जाम है उसमें आया। तो देखिएगा बेटा, एक सौ होता है ऑक्सीडाइज्ड। आपने देखा होगा कि ऊपर वाले एरिया में ऑक्सीजन होती है, नीचे वाले में नहीं होती है। तो बेटा जहां तक जो ऑक्सीजन होती है उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो ऑक्सीकर्त। क्या बोल सकते हो, ऑक्सीकर्त बोल सकते हो। और ये इस एरिया में नहीं पाई जाती, इस एरिया में नहीं पाई जाती, मतलब इसको क्या बोलोगे बेटा, इसको आप बोलोगे अपचयित। क्या बोलोगे बेटा, अपचयित बोलोगे। मतलब ये ऑक्सीजन रहित है, ये O2 युक्त है। ठीक है, तो देखिएगा यह मिट्टी का वह हिस्सा है जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है और जिससे पौधों की जड़ें ठीक से कार्य कर पाती है। क्या कर पाती है, ठीक से कार्य कर पाती है। इसको ऑक्सीडाइज्ड जोन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है जिससे जड़ें अच्छे से कार्य कर पाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये क्या होता है, रेड्यूस्ड जोन, मतलब जल भराव वाली मृदाओं में होता है रेड्यूस्ड जोन। और अपन बात करते हैं कि धान में हमेशा क्या रखते हैं, कि पानी भरकर रखते हैं, तो ये रेड्यूस्ड जोन होता है। यह क्षेत्र जल भराव वाली मृदाओं में पाया जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये अपने रेड्यूस्ड जोन हो गया। इसके साथ में ही ऑक्सीडाइज्ड में इस क्षेत्र में मृदा की गतिविधियां अधिक सक्रिय रहती है और यह क्षेत्र मिट्टी की सतह के करीब होता है, मतलब ऊपर की ओर होता है।
इसमें जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती है और यह क्षेत्र गहरे जल भराव वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब अत्यधिक नीचे पाया जाता है। और यह अधिकांश पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है, मतलब इसमें आवश्यक पोषक तत्व अधिक उपलब्ध होते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है और आवश्यक पोषक तत्व रूट विकास वगैरह का क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। ठीक है, तो ये अंतर हुआ था अपने किसमें, एक तो ऑक्सीडाइज्ड जोन था और एक कौन सा जोन था, एक अपने था रेड्यूस जोन या अपचयित क्षेत्र। अब आता है अपने सीड और ग्रेन में अंतर। किसमें आता है बेटा, सीड और ग्रेन में अंतर आता है। अब सीड क्या है, सीड क्या है और ग्रेन क्या है, ध्यान से समझना। हिंदी में बोलते हैं दाना, बीज। अब मैं आपको बताऊं, जैसे बाजरे की रोटी खाते हो, गेहूं की रोटी खाते हो, क्या गेहूं के बीज की रोटी बनाते हो? सोनालिका किस्म लाकर कभी रोटी खाई है? किस्म नहीं खाई। राज 3077 लाकर खाई है? किस्म नहीं खाई। बाजरा की WCC 75 वेराइटी का कभी रोटी खाई है? मतलब वो मार्केट से लाकर, वो बीज आता है ना जिसको अपन बीज की संज्ञा देते हैं, क्या वो लाकर कभी रोटी खाई है? किस्म नहीं खाई। ठीक है, क्या जवाब आ रहा है? किस्म नहीं खाई, बीज की तो नहीं खाई। अब मैं आपको बोलूं कि गेहूं की दानों की रोटी खाई है? किसर बिल्कुल खाई है। कैसे खाई है? कि सर गेहूं के जो दाने होते हैं, मतलब अपन कोई पशु वगैरह रखते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी दाना वगैरह होता है उसको ले आते हैं घर पर और उसको उसका आटा वगैरह बनाकर क्या कर लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। कि सर हम तो ऐसे भी तो करते हैं ना, कि जो बीज होता है ना, बीज बुआई के लिए उसी में से लेते हैं, उसी में खाने के लिए लेते हैं, तो उसमें क्या फर्क हुआ? ध्यान से समझना कि जो बीज होता है ना, बीज में बीज जो उपचार वगैरह भी किया जाता है, सारी चीजें इंक्लूड होती है, तब अपन उसको सीड कहते हैं। सही, वो उगने के लिए पूरा तैयार होता है, तब अपन उसको क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। ठीक है, तो दाना और बीज में फर्क होता है। वैसे दाना आप खाने के लिए यूज में लेते हो और बीज बुआई के लिए यूज में लेते हो। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि दाना खाने के लिए और बीज बुआई के लिए। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। देखो कि बीज वह संरचना है जो कि पौधे प्रजनन के लिए होती है और यह खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है, मतलब खाने के लिए दाना। और इसमें इसे आमतौर पर कृषि में नई फसल उगाने के लिए बोते हैं और बाजार में बेचने के लिए या खाने के लिए संग्रह किया जाता है। बीज में जीवन शक्ति होती है और यह अंकुरण की क्षमता रखता है और यह खाने और विपणन के लिए क्या लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से समझ गए सीड और ग्रेन। अब आता है बेटा क्या, अपलैंड और लोलैंड राइस। कौन सा आता है, अपलैंड और लोलैंड राइस। अब इसमें देखना, लोलैंड ये हो गया और अपलैंड ये हो गया। ठीक है, मतलब ये मर्दा की सतह है और भाई साहब ये क्या है, ये मर्दा की सतह है, ये मर्दा की सतह है, ये मर्दा की सतह है। अब कि सर ये आपने इससे कैसे कर दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो लेयर तो हटी हुई है ना सारी। ठीक है, ये वाली तो बच रखी है, मतलब ये गड्ढे के टाइप में। किस टाइप में बेटा, एक गड्ढे के टाइप में। ठीक है, अब देखो ये होता है अपलैंड। अब जब पानी नहीं है, ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी नहीं है और जहां पर अपन खेती करना चाहते हैं भाई साहब चावल की, अब भाई साहब उसमें अपलैंड बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, अपलैंड बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, अपलैंड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पानी है ही नहीं। या फिर ऐसा एरिया है जहां पर वर्षा अधिक होती है, तो उसमें अपन अपलैंड, वो तो नर्सरी में आता है। ठीक है, तो अपलैंड अपन किस में अपनाते हैं, मतलब अपलैंड अपन सूखे क्षेत्रों में जहां पर पानी वगैरह नहीं होती है, मतलब पानी भरकर अपन उसकी खेती नहीं करते हैं धान की, उस टाइम अपन कौन सा यूज करते हैं, अपलैंड राइस बोलते हैं उसको। एक होता है लोलैंड, मतलब जब अपन पानी भरकर इसमें पूरे में पानी भर देंगे फिर अपन इसमें क्या लगा देंगे, धान लगा देंगे, तो ये होता है लोलैंड। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। यह धान की किस्म है जिसे बिना जल भराव वाले ऊंचे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, मतलब अपलैंड हो गया। ठीक है, लोलैंड की बात करें, यह धान की किस्म जल भराव वाले क्षेत्रों में जल भरा है, इसमें इसमें जल नहीं भरा, ये तो ऊपर है। ठीक है, तो इसमें उगाया जाता है। इसके बाद में इसे सामान्य रूप से वर्षा भर निर्भर खेती के रूप में उगाया जाता है, जहां न तो अधिक पानी होता है और न ही जल भराव की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर न ही तो अधिक पानी होता है, ना ही जल भरने की कोई समस्या पाई जाती है। और यहाँ पर तो बेटा पडलर की सहायता से पडलिंग वगैरह करके अच्छे से क्या करते हैं, धान उगाते हैं। और इस प्रकार का जो धान है उगाने के लिए मिट्टी की समुचित तैयारी और इसके साथ में ही पोषण की आवश्यक
आवश्यकता होती है और इसमें अधिक उपज देने वाली होती है क्योंकि इसे नियंत्रित पानी की स्थिति में उगाया जाता है। ठीक है, इसकी उपज क्या होती है, इसकी उपज कम होती है और इसकी उपज कहीं ना कहीं क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और अंतर रह चुका है बेटा अपना सीरियल्स, सीरियल्स और इसके साथ में एक रह रखा है अपना, ठीक है मैं लिख देता हूं यहां पर, जहां पर भी जगह होगी वहां पर। ठीक है, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं एक सीरियल्स, आप लिख लेना इसको सीरियल्स, और एक आ जाता है अपने मिलेट्स। क्या आ जाता है, मिलेट्स आ जाता है। मिलेट्स में अपन बात करें तो ये आमतौर पर क्या होते हैं, ये आमतौर पर इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, सॉरी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पूरा ये अपन ने हटा दिया, सीरियल्स और मिलेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देता हूं गेहूं। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर मैं लिख देता हूं ज्वार, बाजरा। ठीक है, इनको पानी की कम आवश्यकता होती है, इनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके साथ में इनको खाने के लिए मुख्यतः यूज में लिया जाता है और इनको खाने और चारे के लिए यूज में लेता है, खाने और चारे के लिए। कभी आपने देखा है हरे चारे के लिए आपने गेहूं का यूज लेते हुए कि सर नहीं देखा? तो बेटा इनको कहते हैं सीरियल्स और इनको कहते हैं मिलेट्स, तो ये अंतर लिख लेना। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है कि अपने को बताना है कि राजस्थान में जो दाल है, दालें हैं, मतलब दालों की कम उत्पादकता के क्या क्या कारण है, मतलब आपको बताना है राजस्थान में जो दालें हैं उनके कम उत्पादन का क्या रीजन है। तो बेटा सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले राजस्थान में दलहनी फसलों की या दालों की कम उत्पादकता का पहला रीजन है कि बेटा जल की कमी है और सूखा है, मतलब ड्रोट एरिया है बिल्कुल, और जल उपलब्धि नहीं है, मतलब एक वर्षा पर आधारित खेती है। तो भाई साहब उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन इसके कारण पहला रीजन तो यही हो जाएगा कि दालों की कम उत्पादकता क्यों है, कम उत्पादन क्यों होता है, जल की कमी रहती है और सूखा रहता है, जल की कमी रहती है और सूखा रहता है, इसके कारण पहला रीजन आ जाएगा राजस्थान में दालों की कम उत्पादकता का कारण, मतलब जल की कमी और सूखा, जल की कमी और सूखा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपने आता है मिट्टी की उर्वरता और पोषण की कमी। मतलब राजस्थान में आपने देखा होगा कि मृदा कम उर्वर है, मृदा कम उर्वर है और कई पोषक तत्वों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं राजस्थान में दालों की कम उत्पादकता का कारण है। इसके बाद में आता है खरपतवार और इसके साथ में ही कीटों का प्रकोप क्या रहता है, अधिक रहता है, इसके कारण भी क्या नहीं हो पाता है, दालों का अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। इसके बाद में आता है फसल चक्रीकरण और भूमि की तैयारी की कमी, मतलब जो क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन अगर नहीं अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं दालों की उत्पादकता नहीं होगी, और इसके साथ में भूमि की तैयारी, मतलब अपने को कम उत्पादकता होती है ये सोचकर अपन क्या नहीं करते हैं, राजस्थान में अच्छी भूमि की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, इसलिए एक रीजन ये हो सकता है। अनुकूल जलवायु और बीजों का क्या होता है, अच्छे बीजों का अभाव होता है, इसलिए नहीं हो पाता है। अल्प तकनीक समर्थन, मतलब और उर्वरकों का कम प्रयोग करते हैं, इसलिए उत्पादन नहीं हो पाता है। सिंचाई की कमी होती है, जब पानी नहीं है तो सिंचाई कहाँ से होगी। तो बेटा ये है राजस्थान में दालों की कम उत्पादकता के कारण, दालों की कम उत्पादकता के कारण किसके हो जाएंगे, दालों की कम उत्पादकता के क्या हो जाएंगे बेटा, कारण हो जाएंगे कि इस कारण क्या होती है, दालों की कम उत्पादकता होती है, क्या होती है बेटा, दालों की कम उत्पादकता होती है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे आता है रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ बाजरा, मतलब जो बाजरा है, बाजरे की वेस्ट बंगाल में या सॉरी वेस्ट राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की कम उत्पादकता के कारण, कम उत्पादकता के कारण क्या आ जाएंगे बेटा, पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की कम उत्पादकता के कारण, पश्चिमी राजस्थान में
कम बाजरे की उत्पादकता के कारण, मतलब पश्चिमी राजस्थान, अपने राजस्थान में तो बाजरा सर्वाधिक होता है, पर जो अपना बीकानेर वाला ये एरिया है ना, बाड़मेर वाला, इस एरिया में क्यों नहीं होता, बीकानेर जैसलमेर, इधर बाजरा कम क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, वो रीजन अपन देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है बेटा, सबसे पहला रीजन है वाटर स्कार्सिटी और इसके साथ में ड्रॉप्ड कंडीशन। मतलब कहीं ना कहीं उधर की साइड में आप देखोगे तो जल की कमी है, एक तो जल बहुत गहराई तक पाया जाता है, तो क्या है, जल की कमी, जल की कमी, और इसके साथ में ही सूखे की स्थिति है। क्या है बेटा, सूखे की स्थिति, क्या है, जल की कमी और सूखे की स्थिति आ जाएगी। पहली कंडीशन है कि कहीं ना कहीं जल की कमी है और सूखे की स्थिति है, इस कारण पश्चिमी राजस्थान में ये स्थिति है, इस कारण क्या नहीं हो पाता है, वहां पर जल की कमी रहती है, वर्षा पर ही आधारित है, इसके साथ में ही ड्रॉप्ड कंडीशन होती है, तो इस कारण कहीं ना कहीं क्या है साथियों, कम उत्पादकता होती है, मतलब पानी वहां पर है ही नहीं। हाँ, अपने को पता है कि सूखे में ही होता है ये, जो अपने ड्रॉप्ड कंडीशन में होता है, पर वहां पर तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ज्यादा सूखा है, इस कारण नहीं होता है। इसके बाद में दूसरा अपने आता है माइल्ड सॉइल फर्टिलिटी, मतलब पश्चिमी राजस्थान में मृदा की उर्वर क्षमता आप देखोगे ना, तो वहां पर बंजर की तरह पड़ी रहती है, मतलब कहीं ना कहीं उर्वरता क्षमता क्या है, पश्चिमी राजस्थान में कम है, मृदा के टीले हैं, मृदा के क्या है, मिट्टी के टीले मिल जाएंगे, पर वहां पर वो मृदा क्या नहीं है, उर्वर नहीं है, फर्टाइल नहीं है, तो बेटा क्या हो जाएगा, दूसरा की वहां की जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या है, कम है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हाई टेम्परेचर एंड हीट स्ट्रेस, मतलब बात करें तो अत्यधिक गर्मी है, उच्च तापमान है, ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब अपन लिमिट से भी ज्यादा है, वहां पर लिमिट से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर और हीट स्ट्रेस है, इस कारण नहीं हो पाता है। पुअर इरिगेशन, मतलब जो सिंचाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं क्या है, कम है। इसके साथ में पेस्ट और डिजीज का प्रकोप वहां पर क्या रहता है, अधिक रहता है, तो इस कारण क्या नहीं हो पाता है, कम उत्पादन हो पाता है पश्चिमी राजस्थान में। अब अपने आता है कि जो राजस्थान है, जो राजस्थान है, राजस्थान में जो बाजरे का उत्पादन होता है, राजस्थान में बाजरे का जो उत्पादन होता है, राजस्थान में बाजरे का उत्पादन अत्यधिक क्यों होता है, मतलब अपन ने बात की थी कि राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, पर राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक प्रोडक्शन क्यों होता है, इसके क्या रीजन है, तो बेटा इसमें सबसे पहले आता है कि एरिड और सेमी एरिड एरिया है। अपने राजस्थान में बात करें तो शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया है, कौन सा है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क एरिया है, क्या है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क एरिया है, और इस शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया में क्या रहता है बेटा, अर्ध और शुष्क जो एरिया है, मतलब यही जलवायु की कंडीशन बाजरे को चाहिए होती है, बाजरे को ये जलवायु की कंडीशन चाहिए होती है, तो पहला रीजन हो जाएगा कि बाजरे की जो है प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम होती है, किस कारण कम होती है, एरिड और सेमी एरिड कंडीशन के कारण। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हीट टॉलरेंस, क्या आ जाएगा, हीट टॉलरेंस या उष्मा सहनशीलता, उष्मा सहनशीलता, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या करता है, उष्मा को सहन करने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। बाजरा को उच्च उत्पादन, मतलब उच्च तापमान और गर्मी सहन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। अपन ने बात की कि राजस्थान में अत्यधिक क्या होती है, तापमान होता है, अत्यधिक गर्मी होती है, तो इसको भी वो टॉलरेंस, मतलब इसको भी सहनशील वो कर सकता है, इसको सहन कर सकता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हीट टॉलरेंस हो जाएगा। इसके बाद में आता है इंप्रूव्ड वेराइटीज एंड हाइब्रिड सीड्स, मतलब अगर अपन बात करें कि उन्नत किस्में और इसके साथ में संकर बीज, उन्नत किस्में और इसके साथ में ही संकर बीज क्या किए गए हैं, विकसित किए गए हैं, जो कि राजस्थान की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए भी क्या होता है, कहीं ना कहीं इसका अत्यधिक उत्पादन होता है। इसके साथ में ही फिर बेटर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अपनाते हैं अपन, जो कि राजस्थान के अकॉर्डिंग और बाजरे के अकॉर्डिंग, इससे अपने अत्यधिक प्रोडक्शन होता है। फिर आता है गवर्नमेंट से अपने को स्कीम वगैरह मिल जाती है, एमएसपी वगैरह, ठीक है, तो इसके माध्यम से अपने को क्या होता है, इसका प्रोडक्शन अधिक करते हैं। सुटेबल सॉइल एंड
इरिगेशन मतलब बाजरे के लिए सुटेबल जो बलुई दोमट मृदा इसको चाहिए, वो मृदा अपने राजस्थान में मिल जाती है। तो इसका क्या है, एक ये भी कारण है जिससे कहीं ना कहीं क्या होती है, जिससे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। अब बेटा नेक्स्ट अपने आता है रोल ऑफ सल्फर। रोल ऑफ सल्फर इन ऑयल सीड क्रॉप, मतलब जो तिलहनी क्रॉप्स है, तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें जो है, इन तिलहनी फसलों में, इन तिलहनी फसलों में जो अपने सल्फर है, सल्फर की क्या भूमिका रहती है, सल्फर की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि जो सल्फर है, सल्फर की क्या भूमिका है जो अपने तिलहनी फसलें हैं उसमें। तो देखिएगा जो गंधक है, जो गंधक है या सल्फर है, उसकी बहुत ज्यादा भूमिका अपन मान सकते हैं तिलहनी फसलों में, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया मूल्य। अपन बात करें कि सल्फर का सीरियल्स में तो क्यों नहीं पूछा गया, ठीक है। तो देखिएगा इसका सबसे पहले है कि सल्फर गंधक का तेल, तेल ये जो फसलें होती है, तिलहन वाली जो फसलें होती है, इनमें क्या होता है कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं क्या होती है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये केवल पौधों की वृद्धि में ही सहायक नहीं है, और भी कार्य होते हैं इसके। देखिएगा सबसे पहले आता है एसेंशियल फॉर प्रोटीन एंड ऑयल सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन और तेल के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। अब भाई साहब तिलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में तेल ही तो क्या होता है, एक आर्थिक उपज होती है मेनली बात करें तो, ठीक है। अब भाई साहब अगर उसमें प्रोटीन और तेल का संश्लेषण कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा गंधक तेल, तेल वाली जो फसलें होती है या तिलहनी फसलें होती है उनके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वहां पर एमिनो एसिड बनाता है, जैसे सिस्टीन और मिथियोनिन के निर्माण में यह क्या करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टीन और मिथियोनिन जो जो एमिनो एसिड है वो बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो वो जिम्मेदार है आपके सल्फर। इसके साथ में इसलिए ये क्या करता है, प्रोटीन की संरचना में, प्रोटीन एमिनो एसिड से बनी होती है, एमिनो एसिड में ये दोनों है, ये दोनों क्या करते हैं, ये सल्फर से बनते हैं। तो बेटा सीधा सा अपने है कि प्रोटीन का संश्लेषण और इसके साथ में ही तेल के संश्लेषण में ये क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद में आता है कि बीजों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या होता है, सहायक होता है, मतलब बीजों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। इम्प्रूव्स डिजीज रेसिस्टेंस, ये क्या करता है, रोगों के प्रति, रोगों के प्रति क्या करता है, प्रतिरोधकता बढ़ाता है। क्या करता है, रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। बूस्ट फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ, मतलब ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ाने में और इसके साथ में ही वृद्धि करने में सहायक होता है। क्या वृद्धि करने में सहायक होता है, जो अपने बात करें कि जो उसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है प्लांट की, वो करने में क्या होता है, सहायक होता है। सेल डिवीजन करता है, सेल का एक्सपेंस करता है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें इंक्रीज सीड साइज एंड क्वालिटी, मतलब ये क्या करता है, सीड की साइज मतलब उसका आकार और इसके साथ में ही गुणवत्ता बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। गुणवत्ता और आकार बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। हेल्प इन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड सिंथेसिस, मतलब गंधक युक्त जो यौगिक होते हैं उनके संश्लेषण में भी क्या होता है, सहायक होता है। और सॉइल टॉक्सिसिटी का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं फसलों पर, तिलहनी फसलों पर जो प्रभाव है वो सॉइल टॉक्सिसिटी का वो क्या करता है, कम करता है। मतलब मृदा विषाक्तता का जो प्रभाव है तिलहनी फसलों पर जो पड़ता है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, कम करने में सहायक होता है। कम करने में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। इसके बाद में आते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। कौन से आते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग टाइप में भी कौन से आएंगे, सबसे पहले लॉन्ग टाइप फर्स्ट आएगा। लॉन्ग टाइप फर्स्ट में सबसे पहले पूछा गया है SSNM, मतलब साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब देखो साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं बेटा क्या होता है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये मुख्यतः प्रिसीजन एग्रीकल्चर में अप्लाई जाता है और इसमें अगर बात करें ना बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है ना, तो बेटा यहीं पर नाइट्रोजन दो, आप नाइट्रोजन की उर्वरक दो। यहाँ पर कोई रोग, कोई कीट लग रहा है तो बेटा यहीं पर उसके उपचार के उपाय लगाओ, पूरे खेत में मत लगाओ, ठीक है। और ट्रेडिशनल खेती में क्या करते हैं, पारंपरिक खेती में क्या करते हैं, पूरे खेत में, एक जगह पर कमी लग रही है पूरे खेत में दे देंगे, एक जगह पर कीट का रोग है पूरे खेत में कीटनाशक दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ये बोल रहा है SSNM कि जहां पर न्यूट्रिएंट की कमी है, मतलब साइट स्पेसिफिक यहाँ पर है तो बेटा यहीं पर दो, इसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आ जाएगा। देखो SSNM
एक ऐसी तकनीक है जो कि मिट्टी और फसल की विशेष आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, जैसे अगर अपन बात करें दो प्रकार से ये दे सकते हैं। एक तो जैसे यहाँ की अपन ने मृदा की कंडीशन देखी, एक अपन प्लांट्स को देखकर, यहाँ इस एरिया के प्लांट्स को देखकर, अगर वहां पर प्लांट्स है तो प्लांट्स की स्थिति देखकर, अगर मृदा है तो मृदा की स्थिति देखकर ये क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो देखो SSNM एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी और फसल की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार खाद और पोषक तत्वों का क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और मृदा की उर्वरता को बढ़ाए रखना। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो बेटा यहाँ पर दे देंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसका उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादन के साथ साथ में मृदा की उर्वरता बन रही है और इसके साथ में कॉस्ट को कम करने में भी सहायक होता है। मतलब एक तो पूरे खेत में दोगे, देखिए यहीं पर दोगे तो कॉस्ट भी क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है SSNM की मुख्य विशेषताएं। SSNM की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे पहले आती है मिट्टी परीक्षण। कौन सी आती है, मिट्टी परीक्षण। मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण करना। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मृदा का परीक्षण करेंगे। अपने को कैसे पता चल जाएगा, अपन कोई बाबा जी है जो ऐसे ही पता लगा लेंगे कि यहाँ पर पोषक तत्व की कमी है, इसकी कमी है। तो पहले मृदा का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। फिर सटीक खाद प्रबंधन, मतलब अलग अलग मात्रा में क्या करते हैं, खादों का प्रबंधन करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी कमी है तो यहाँ पर कमी है तो यहाँ पर, मतलब साइट स्पेसिफिक क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। फायदे क्या होते हैं, खाद की बर्बादी कम होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता भी बनी रहती है। मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट का क्या होता है, कॉस्ट कम लगती है। इसके साथ में ही तकनीकी उपयोग। अब भाई साहब इसमें तकनीकी का भी तो प्रयोग होगा, ऐसे तो नहीं है कि अपन ऐसे ही पता लगा लेंगे। इसमें GIS का, GPS का, इन यंत्रों का यूज किया जाता है। GIS क्या करता है, GIS ये बताता है कि यहाँ पर किस पोषक तत्व की कमी है। मतलब ये भौगोलिक इंफॉर्मेशन, भौगोलिक सूचना देने का कार्य करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, GIS बोलते हैं। SSNM का महत्व देखें तो महत्व क्या है, पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ाती है। मतलब पर्यावरण को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने देती है और मृदा के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने देती है। लागत को कम करता है और अधिक लाभ प्रदान करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है अपने DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस। कौन सा आता है, डायरेक्ट सीडेड राइस। मतलब भाई साहब इसमें क्या कर देते हैं, सीधी बुआई करते हैं। सीधी बुआई करने की विधि है, सीधी बुआई करने की विधि है। ये क्या है, सीधी बुआई करने की विधि है। एक पहली लाइन ये याद रखना। देखो DSR एक धान की खेती की क्या है, विधि है, जिसमें धान के बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है। इनमें पौधों को नर्सरी में तैयार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब DSR विधि में, डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या होता है, इसमें कोई पहले पौध तैयार नहीं करते, डायरेक्ट सीधी क्या कर देते हैं, सीधी बुआई कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं DSR। क्या बोल देते हैं, इसको DSR बोल देते हैं। इसके बाद में देखिएगा DSR की मुख्य विशेषताएं होती है, जिसमें सबसे पहले प्रक्रिया है धान के बीजों को सीधे मृदा में बोना। ठीक है, इसके साथ में इससे क्या होती है, जल की बचत होती है। मतलब पडलिंग वगैरह, पानी भरकर पडलिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। मेहनत की बचत, मतलब मेहनत और समय दोनों चीजें क्या हो जाती है, बच जाती है, पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है। मतलब जो मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। तो ये DSR विधि की मुख्य विशेषताएं। इसके बाद में अपन बात करें DSR के फायदे क्या क्या है, पानी श्रम की बचत हो जाती है, कम लागत लगती है, अधिक उत्पादन होता है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट है कि खरपतवार का जो प्रभावी प्रबंधन क्या हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। जो प्रभावी प्रबंधन है वो पडलर की सहायता से होता है, तो वो नहीं हो पाता है। और जल और पोषक तत्वों का सही प्रबंधन नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, चुनौतियां हैं। इसके बाद में अपने आता है चावल में या धान में नाइट्रोजन की कम जो उत्पादक कम यूज इफिशियंसी होती है। धान में नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी क्या हो पाती है, कम हो पाती है। इसका रीजन क्या है बेटा, इसका मेन रीजन यही है कि धान अपन जो देखते हैं तो धान में क्या होता है, धान में नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन पानी भरा हुआ होता है, वो पानी में घुलकर लीचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं एक तो ये रीजन है, एक उसको स्लो रिलीज वाले फर्टिलाइजर अपने को देने चाहिए तो वो अपन नहीं दे पाते हैं। तो ये मेन रीजन होते हैं। तो देखिएगा एक तो क्या होता है, अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग।
मतलब कब होता है नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, दक्षता कम होने के क्या कारण है? तो सबसे पहला होता है कि आप नाइट्रोजन के जो उर्वरक है ना वो अत्यधिक मात्रा में दे रहे हो, तो वो अपव्ययी होंगे, मतलब नष्ट ही होंगे, वो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दो। तो ये अपने क्या होता है, पहला रीजन होता है कि अत्यधिक मात्रा का उपयोग ना करें। दूसरी होती है कि जलमग्न स्थिति, अगर पानी भरा हुआ है तो भाई साहब जैसे ही पानी में डालोगे तो वो कुछ तो प्लांट ले पाएगा और बाकी का लीचिंग के द्वारा चला जाएगा, तो ये जलमग्न स्थिति का रीजन होता है। इसके बाद में आता है मिट्टी के गुण, मतलब मिट्टी अक्सर क्षारीय या अम्लीय मिट्टी होती है जो कि नाइट्रोजन की उपलब्धता और उसके अवशोषण को क्या करती है, अम्लीय मृदा होती है, जो कि कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन है उसकी उपलब्धता को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब इसके बाद में अपने आती है मतलब उदासीन वगैरह की नहीं होती है, इसका जो कारण है वो मृदा क्या है, मृदा अम्लीय है। इसके बाद में आते हैं कुछ आनुवंशिक कारक होते हैं, मतलब जैसे बात करें विभिन्न चावल की जो किस्में होती है नाइट्रोजन को अवशोषित और उपयोग करने में अलग अलग क्षमता रखती है, मतलब अलग अलग किस्में जो नाइट्रोजन का यूज है ना वो अलग अलग तरीके से करती है, ठीक है। इसके साथ में जब अपन असंतुलित प्रयोग करते हैं, जो न्यूट्रिएंट का एक बैलेंस में यूज नहीं करते हैं, तब भी क्या होता है, तब भी अपने जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में आती है सूक्ष्म जीव गतिविधि, मतलब इसमें क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रस ऑक्साइड में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और जिससे क्या वो क्या नहीं हो पाता है, वो ग्रहण नहीं हो पाता है, अमोनिया के रूप में लेता ही है और अमोनिया के रूप में तो है ही नहीं, उसको क्या कर दिया, नाइट्रस ऑक्साइड में बदल दिया सूक्ष्म जीव, और ये भी क्या होता है कहीं ना कहीं उसको जो ग्रहण करने का क्या होता है, मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसको अदर रूप में बदल देते हैं, ठीक है। और इसको आप अत्यधिक कैसे बढ़ा सको, स्लो रिलीज वाले, इसका विपरीत काम करो, स्लो रिलीज वाले फर्टिलाइजर यूज करो। इसके साथ में ही जो जलमग्न वगैरह की है संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करो, कई आपके रीजन हो जाएंगे इसके जस्ट विपरीत, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है रेन फेड मोटविन, मतलब जो रेन फेड या वर्षा आधारित जो मोट है ना, वर्षा आधारित, या आप इसको बोल सकते हो बारानी मोट। बारानी मोट के बारे में आपको बताना है, जो कि एक फसल है, तो उसके मेन डाटा याद रख लेना, इसको मैं यहाँ से स्किप करता हूँ। अब आता है भाई साहब ग्राउंड नट में या मूंगफली में, मूंगफली में, मूंगफली में जिप्सम का महत्व है, किसका आ जाएगा बेटा, मूंगफली में जिप्सम का क्या महत्व है। अब भाई साहब जिप्सम से एक तो कैल्शियम मिलता है, और इसके साथ साथ में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, सल्फर मिलता है, और मूंगफली क्या है, मूंगफली सर तिलहनी फसल है। क्या है, तिलहनी फसल है। सल्फर की क्या भूमिका है जानते हैं कि सर, बिल्कुल जानते हैं। मूंगफली में पॉपिंग होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसकी कमी से होता है, मूंगफली में पॉपिंग की क्रिया किसकी कमी से होती है, जल्दी से बताओ। देखिए आपका जवाब आ रहा होगा कि सर कैल्शियम की कमी से। क्या आ रहा है कि सर कैल्शियम की कमी से क्या होती है, पॉपिंग होती है। पॉपिंग क्या होता है कि सर, पॉपिंग होता है कि जो मूंगफली की जो फलियां है ना उनमें दाना तो बनता नहीं है और वो खाली रह जाती है, ठीक है, हमारे को अच्छा लगता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसमें क्या देते हैं, जिप्सम देते हैं। तो बेटा सीधा सा रीजन यही है कि कैल्शियम, और कैल्शियम मिलता है, जिप्सम मिलता है, और कैल्शियम क्या करता है, पैगिंग में भी सहायक होता है। पैगिंग क्या होता है जानते हो कि सर, पैगिंग सुना तो है कि मूंगफली में होता है, पैगिंग होता है सुइयां बनना, सुइयां बनेगी फिर फलियां बनेगी उन पर, ठीक है। और आपको इतना तो पता है क्या कि जो मूंगफली है उसकी जो फलियां हैं वो कहाँ पर बनती है बेटा, आसमान में नहीं बनती, वो मर्दा में बनती है। कहाँ पर बनती है, मर्दा में बनती है। कई ऐसे बंदे होते हैं जो कि कई बार पिछले वाले बैच में भी मेरे को मिले थे, वो बोल रहे थे कि सर इसकी जो फलियां हैं वो कहाँ बनती है, हमारे को तो नहीं पता है। देखो गाँव में रहने वाले जिनके ये फसल होती है वो तो अच्छे से जानते हैं, जिनके नहीं होती है ना वो नहीं जानते हैं, तो वो बोल देते हैं कि सर ऊपर बनती है बेटा, नीचे बनती है, जमीन में बनती है। कहाँ पर बनती है, जमीन में बनती है। तो इस प्रकार से इसकी क्या है, भूमिका है, इतना तो समझ के। अब देखो जिप्सम एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक खनिज है, मतलब नेचुरल क्या है, मिनरल है। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये क्या करता है, सबसे पहली चीज तो है ये मृदा की संरचना में सुधार करता है, मृदा की संरचना में सुधार करता है। मतलब ये WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, वाटर ड्रेनेज में सहायक होता है, वाटर ड्रेनेज या जल निकास में क्या होता है, सहायक होता है, मृदा के कणों को आपस में जोड़कर रखता
रखता है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये आपस में जुड़ कर क्यों रखते हैं, क्योंकि कैल्शियम देता है। कैल्शियम आपस में मृदा को कणों को जोड़कर रखता है। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाता है कि मृदा की संरचना जो है स्ट्रक्चर है बेटा वो बदल जाती है, वो सही हो जाती है। इसके साथ में मृदा भुरभुरी हो जाती है, मृदा मुलायम हो जाती है, और मुलायम मृदा ही इसको चाहिए, किसको चाहिए, मूंगफली की फसल को। उसमें पैगिंग की क्रिया अच्छे से होती है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करता है, पोषक तत्व की उपलब्धि करवाता है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें कैल्शियम इसको अवेलेबल करवाता है, इसके साथ में ही सल्फर अवेलेबल करवाता है, और इसके बाद में नाइट्रोजन किसके द्वारा आ जाएगी, जो मूंगफली या दलहनी फसल है, और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा जड़ों में, राइजोबियम जीवाणु पाई जाते हैं, गांठें पाई जाती है, तो बेटा उससे नाइट्रोजन वहां से मिल जाएगा। नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, कैल्शियम आ गया, तो वैसा भी ग्रोथ बहुत अच्छे से कर पाती है, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट उसको मिल जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करें, नेक्स्ट आता है मिट्टी की अम्लता को भी नियंत्रित करता है, मतलब ये मृदा को कहीं ना कहीं उदासीनता की ओर रखता है। मतलब मृदा की जो अम्लता है ना उसको क्या रखता है, जो फेरिक एल्यूमिनियम है उनको तो भाई साहब कि आप तो चलो और मेरे को आने दो, तो ये कैल्शियम इस प्रकार से आ जाता है, उदासीन मृदा को कर देता है। इसके बाद में आता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। विषाक्त सोडियम का क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। ये क्या करता है भाई साहब, ये कैल्शियम बोलता है कि भाई साहब सोडियम भाई साहब उनको तो मैंने भेज दिया, एल्यूमिनियम उनको तो आप भी जाओ, सोडियम भाई साहब आप भी जाओ, तो उनको भी क्या कर देता है, भेज देता है। तो ये अपने क्या आते हैं, ये कहीं ना कहीं मूंगफली में महत्व आता है। किसका महत्व आता है बेटा, जिप्सम का। अगर आपको समझ में आ रही है ना सारी चीजें, तो आप एक प्यारा सा कमेंट करो कि किस प्रकार से आपको समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो भी कमेंट करो कि सर हमारे को समझ में नहीं आ रही, समझ में आ रही है तो भी करो, तभी आपको सारे पेपर्स मिलेंगे, और उसके साथ में ही जो गेस पेपर है उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और अपने सभी साथियों को शेयर करना, जो भी चैनल पर देख रहा है। कहीं ऐसे सोचे ना कि सर हम तो बिना देखे बिना सब्सक्राइब किए, तो बेटा टीम को भी मोटिवेशन मिलता है, टीम भी मेहनत करती है आपके लिए। तो आपका जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं कि 10-20 रुपए लिए जा रहे हैं आपसे, कोई नहीं लिया जा रहा चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो देखने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आप ऐसा नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट से 10-20 रुपए कट हो जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर ही देखना है। और ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो के बाद में आपका और मेरा नाता नहीं रहेगा या इस चैनल का नाता नहीं रहेगा, इसका तो हमेशा आपका रहने वाला है, एक ऑथेंटिक आपको प्रोवाइड करवाने वाला है। तो अभी से जो भी साथी अभी तक भी मेरी ये बात सुन रहे हैं कहने के बाद में भी, तो आप क्या हो, जो अपन एक्सटेंशन में नहीं पढ़े थे क्या, वो लेट एडॉप्ट वाले हैं कि बाद में ये क्या करते हैं, सारी बातें सुनते हैं। तो बेटा हमेशा कोई भी बात है ना, एक होता है तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत एक्शन लेने वाले बनने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि लास्ट में एक्शन ले, तो एक्शन ले लिया होगा मेरे हिसाब से सभी साथियों ने। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिएगा नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी क्या आता है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है उसका कितनी दक्षता से उपयोग करते हैं ताकि उससे उच्च पैदावार प्राप्त की जा सके। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें जो अपने फसल है, ठीक है, ये फसल में अपन 50 किलोग्राम देते हैं, 50 किलोग्राम देते हैं, और इसके बदले अपने को 50 क्विंटल प्राप्त होती है। ठीक है, और एक अपने को इसको बढ़ाना हो ना तो 50 किलोग्राम में ही 60 क्विंटल किस प्रकार से प्राप्त हो, ये अपने नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, मतलब अपन जो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो तो अपन उतना ही रखें पर इसकी इफिशियंसी कहीं ना कहीं बढ़े, तो उसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ही अपन बात करें नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी का जो महत्व की बात करें, ठीक है, तो वो अपन दलहनी फसलों में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है। मूंगफली में भी कर सकते हो, या इसके साथ में आप अन्य फसलों में भी कर सकते हो। राइजोबियम बैक्टीरिया का प्रभाव ये दलहनी फसलों में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके साथ में ही नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग करो। इसके साथ में ही अगर आपको जो है उर्वरकों का प्रयोग अधिक करना है, स्लो रिलीज वाले आपको उर्वरक यूज करने हैं। विभिन्न किस्मों की क्षमता भी पर डिपेंड करता है, मृदा के प्रबंधन पर, जलवायु और पर्यावरण की परिस्थितियों पर ये क्या करता है, ये निर्भर करता है। अब आता है बेटा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन,
टू आता है और इसमें आपको कमेंट करना है, मतलब टिप्पणी देनी है इन चीजों पर। सबसे पहले आता है हाइब्रिड राइस। कौन सा आता है? हाइब्रिड राइस। मतलब ये दो किस्मों के मध्य क्रॉस करवा कर डेवलप किया गया है और इसको अपन क्या कहते हैं? हाइब्रिड राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड राइस कहते हैं। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? एक जीएम, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। क्या है बेटा? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। और इसमें अगर अपन बात करें ना, जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन क्या है? एक प्रकार की कपास की ही स्पीशीज मान लो। और कपास में पहले क्या है? गुलाबी सड़न कीट लगता था और गुलाबी सड़न कीट का जो प्रकोप है ना, वो कम करने के लिए, गुलाबी सड़न कीट का प्रयोग कम करने के लिए बैसिलस thuringiensis से एक जीन निकाला गया और वो जीन कपास में डाल दिया गया। अब भाई साहब कपास इस प्रकार से कार्य करती है, जब ही गुलाबी सड़न कीट कपास पर आक्रमण करेगा तो भाई साहब वो एक ऐसी प्रोटीन का स्रावण करेगी और वो गुलाबी सड़न कीट जैसे ही खाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, मतलब कपास अब कपास नहीं रही, अब कौन सी रही? बीटी कपास रह गई। कौन सी रह गई साथियों? बीटी कपास रह गई। तो बीटी कपास इसको कहते हैं। इसमें बैसिलस thuringiensis से लेकर क्राइफेस्ट जीन का क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस करवाया गया था और वो क्या करता है? ऐसी प्रोटीन का स्रावण करता है जो कि वो कीट खाते ही क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। एक और चीज का ध्यान रखना, कपास में सर्वाधिक कीट लगते हैं और इसके साथ में ही धान में सर्वाधिक खरपतवार लगते हैं। धान में सर्वाधिक खरपतवार नाशी यूज करते हैं, कपास में सर्वाधिक कीटनाशी यूज में लेते हैं। ठीक है, बीटी कॉटन का पता चल गया कि क्या होती है। अब इसके बाद में जीएमओ क्या होती है? जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड, मतलब इसमें कीटों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, इनके लिए अपन जीन वगैरह का क्या कर दिया जाता है? इनमें इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जिससे इनमें उनके प्रति रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करें चावल में खरपतवार प्रबंधन, क्या आता है? चावल में खरपतवार प्रबंधन। चावल में खरपतवार, धान में सर्वाधिक खरपतवार लगते हैं तो उनमें अपने को कल्चरल मेथड, सांस्कृतिक का मतलब है कल्चरल मेथड, यांत्रिक, इसके साथ में रासायनिक और जैविक उपाय अपने को कहीं ना कहीं क्या करना है? यूज करना है। इसके बाद में आता है देसी कपास और इसके साथ में ही अपने आती है अमेरिकन कपास से। देसी कपास जो है प्राचीन रूप से यूज में ली जा रही है और इसका बीज क्या होता है? छोटा होता है। इसका बड़ा होता है आधुनिक रूप से और बड़े पैमाने पर ये उगाई जा रही है। इसके साथ में ही अपन बात करें, इसका बीज बड़ा होता है, मशीन से काटना क्या होता है? आसान होता है। ये है प्रमुख रूप से बड़े खेतों में व्यावसायिक रूप से उगाई जाती है। ये छोटे क्षेत्रों में क्या उगाई जाती है? देसी कॉटन उगाई जाती है। तो दोनों के मध्य अंतर आपसे पूछ सकता है। इसके साथ में जूट जो है, जूट में एक होती है रेटिंग, जूट में दो क्रियाएं होती है, दोनों को मैं समझा देता हूँ। जूट में एक होती है रेटिंग होती है, एक होती है एक्सट्रैक्शन। अब रेटिंग का मतलब क्या होता है भाई साहब? जूट एक रेशेदार फसल है और उसको अपन क्या करते हैं? उस रेशे को, मतलब जैसे ही जूट की फसल की कटाई की, उसको अपन कहाँ पर रख देंगे? उसको अपन पानी वगैरह में रख देंगे, उसको गीले कीचड़ वगैरह में रख देते हैं। आपने देखा होगा कहीं सड़क पर रहता है, कहीं पर कीचड़ में पड़े होते हैं। जो इनके जो डंठल, जो अगर बात करता हूँ, इनकी जो गट्ठी वगैरह बोलते हैं, इनकी जो पुली वगैरह होती है, उनको अपन डाल देते हैं। ठीक है, पानी में 5-7 दिन डालने के बाद में वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसके बाद में सड़ने के बाद में उसको क्या किया जाता है? उससे रेसे को अलग करना, उससे रेसे को अलग करना एक्सट्रैक्शन होता है। उसको सड़ाना, गलाना क्या होता है? रेसे निकालने के लिए उसको सड़ाया गलाया जाता है, उसको बोलते हैं रेटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? रेटिंग बोलते हैं। तो ये आपकी सारी चीजें कवर होती है और इसके बाद में ये वाले आपके नंबर है, इन नंबरों पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है? मैसेज करनी है। इसी प्रकार से अगर आपको आगे के भी पेपर चाहिए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों को शेयर कर दो। क्या क्या चीजें मिल रही है? न्यू टाइप सॉल्यूशन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, इनकी पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन पर। लिंक के लिए मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।